हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी, जो आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल है। तो जॉन मिल्टन की बायोग्राफी डिस्कस करने के बाद जॉन मिल्टन से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए जॉन मिल्टन को पढ़ने के लिए। एंड इनसे इन्होंने जितनी भी सोनेट लिखे हैं, जितने भी पोम्स हैं इनकी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली आफ्टर दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन देखिए क्या है ना कि इनकी बायोग्राफी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि आपके लिए क्या क्या पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा, ठीक है। सो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो 1608 में हुआ था और इनका डेथ हुआ था 1674 में, ठीक है ना। बर्थ 9th of December 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन। इनका जन्म हुआ था 9th दिसंबर को। ये भी कई बार पूछता है, कई बार तो आपका 7 दिसंबर ऐसा कुछ करके आ जाता है, बट आपको याद रखना होगा कि इनका जन्म हुआ था 9th of December 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। डेथ इनका हुआ था 8th of November थर्सडे, ठीक है, 1674 में। एंड डाइड ऑफ गाउट एंड वाज बरीड इन सेंट गाइल्स क्रिपल गेट। इनको बरी किया गया था कहां पर? सेंट गाइल्स क्रिपल गेट में, जो कि लंदन में ही है। और इनको क्या बीमारी हुई थी? इनको जो है इनके ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम कुछ आ गई थी जिससे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए फादर के बारे में जान लेते हैं। वैसे मिल्टन बहुत ही जो है एक प्रॉस्पर फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत ही ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जो बहुत ही जो प्योरिटन फैमिली थी। प्योरिटन फैमिली का कहने का सेंस है कि इनकी फैमिली बड़ी बाय गॉड टाइप की थी, जो कि जो धर्म के लिए, जो रिलीजन के लिए लड़ जाती थी। ऐसे फैमिली से ये बिलोंग करते थे और ये खुद बहुत ही जो है बहुत ही प्योरिटन टाइप के थे और इन्होंने कभी कोई लव सोनेट नहीं लिखा। इनके विचार जो थे वो केवल इनके रिलीजन को लेकर के थे और इनकी सोसाइटी को लेकर के थे। यही सब इनके थॉट थे और इनके जो भी इनके अपने पोएम्स हैं, इन्होंने अपने विचारों को उसमें जो है समाहित किया है, जो धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फादर इनके जो थे, इनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन। बहुत ही प्रॉस्परस थे एंड प्रॉस्परस लंदन स्क्रिवेनर is said to have turned Puritan while a student at Oxford and to have been disinherited by his family. A combination of a scholar and a businessman, a radical Puritan in politics and religion, yet a musician. देखिए जॉन मिल्टन इनके फादर का नाम था, तो इनको हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करेंगे। इनके फादर को सीनियर जॉन मिल्टन करके हम जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये इनके पिता बहुत ही प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और देखिए ये क्या थे, एक स्कॉलर थे और बिजनेसमैन थे और एक जो है संगीत प्रेमी भी थे साथ साथ में। म्यूजिक से इनको बहुत प्यार था और यही चीज जूनियर जॉन मिल्टन के साथ भी था। जूनियर जॉन मिल्टन को भी संगीत से बहुत प्रेम था। रेडिकल प्योरिटन इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन येट अ म्यूजिशियन, मतलब ये जो है एक रेडिकल प्योरिटन थे पॉलिटिक्स में और एक रिलीजिस्ट भी थे, यानी कि धर्म से बहुत इनको लगाव था। येट अ म्यूजिशियन और म्यूजिशियन भी थे। इनकी मदर का नाम था सैरा जैफरे, अ वुमेन ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस। और सैरा जैफरे भी बहुत फेमस हुई। बहुत इनके भी अपने जो है कुछ ओपिनियन थे समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के, ठीक है। तो सारा जैफरे जॉन मिल्टन की माँ का नाम था। जॉन मिल्टन सीनियर इनके पिता का नाम था। और फिर एक बार बता देते हैं आपको कि जॉन मिल्टन का जन्म 9th of December 1608 में लंदन के ब्रेड स्ट्रीट में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 8th of November 1674 में, ठीक है ना। चलिए सम फैक्ट्स अबाउट मिल्टन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक लाइन और आपको इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगी। तो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी वो आप जरूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना। ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विद auburn hair and an oval face with grey eyes and a fair complexion, Milton was called the Lady of Christ College. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिल्टन बहुत सुंदर थे, इसलिए उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था। कॉलेज में उनके सारे दोस्त उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट बोलते थे कॉलेज में। इन बिलीफ ही बिलोंग टू द एक्सट्रीम प्योरिटन्स कॉल्ड स्पिरिटिस्ट
इंडिपेंडेंस कॉन्ग्रीगेशनलिस्ट। मतलब मिल्टन की विचारधारा बहुत कट्टरपंथी थी। मिल्टन रिलीजन, मिल्टन पॉलिटिक्स में अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्होंने कई बुक्स भी लिखी और उनके थॉट, उनके अपने विचार जो है पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर के बड़े कट्टरपंथ थे वो, ठीक है। तो देखिए, ही विथड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1632 आफ्टर टेकिंग द डिग्री ऑफ एमए। क्योंकि मिल्टन बड़े कट्टरपंथ थे, समाज को, धर्म को, है ना, या राजनीति का कोई भी विषय हो वो अपनी राय उसमें देते थे और खुल करके देते थे, बिल्कुल मतलब निडर होकर के देते थे। तो क्या हुआ कि इनको जब लगा कि इनका अब एजुकेशन जो है वो यहाँ से अब उतना मैच नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी एमए की डिग्री 1632 में उन्होंने ली और फिर वो कॉलेज अपना छोड़ दिए, ठीक है ना, कॉलेज उन्होंने अपना छोड़ दिया। The Mosque of Commerce was written in 1634 to be performed at Ludlow Castle before the Earl of Bridgewater and friends. The triumph of virtue would be a better name for this perfect little mosque. उन्होंने 1634 में लिखा The Mosque of Commerce, और जिसे परफॉर्म किया गया लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया, और इसे परफॉर्म किया गया द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर और उनके कुछ दोस्तों के साथ में, जिसे हम ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू का नाम दे सकते हैं। ये सवाल आपसे कई बार पूछा है कि ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू किसे कहते हैं। तो ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू मिल्टन की जो बुक है, मिल्टन का जो पोम है द मॉस्क ऑफ कॉमर्स, जो कि उन्होंने लिखा था 1634 में, उसे उसका सब टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू, ठीक है। चलिए 1637 में इन्होंने लिसिडस लिखा, जो कि एक पेस्टोरल एलिजी है, जो कि इन्होंने लिखा अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए, और a monody to the death of his college friend Edward King who drowned in the Irish Sea. It is last Horton poem. इसे Horton poem भी कहा जाता है, लेकिन ये उनका last Horton poem था, जो कि 1637 में इन्होंने लिखा था। His friendship with the exiled Dutch scholar Grotius in Paris and Galileo in his sad imprisonment in Florence proved to be fruitful. इनकी दोस्ती किससे हुई? इनकी दोस्ती हुई थी इनके डच स्कॉलर ग्रोसियस से, और उसी समय इनकी मुलाकात हुई गैलियो से। जब ये जो है, इनकी दोस्ती किससे थी? वैसे इनकी दोस्ती थी स्कॉलर ग्रोसियस से पेरिस में, जब ये पेरिस गए, और इनकी दोस्ती हुई गैलीलियो से। गैलीलियो के बारे में आप तो जानते होंगे, जिन्होंने सौरमंडल के बारे में अपनी एक नई संकल्पना दी, और जिसकी वजह से इनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था, जो कि एक धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इन हिज सैड इम्प्रिजनमेंट इन फ्लोरेंस प्रूव्ड टू बी फ्रूटफुल। मतलब इन दोनों दोस्तों के बाद वो मिलकर के बड़े खुश हुए, उनको एक नई दिलासा मिली और नई एक दोस्ती का उमंग जो होता है ये उनको मिला। Between 1639 and 1642, he made 4 drafts for a work to be called Adam Uprised. 1639 और 1642 के बीच में इन्होंने जो है कुछ अपने पोम्स पब्लिश किए, जिसे 4 ड्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सब टाइटल है आडम अनअप्राइज्ड, जिसे मतलब कंप्लीटली हम कह सकते हैं आडम अनअप्राइज्ड। In 1643 he married Mary Powell, और 1643 में, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मिल्टन ने 3 शादियां की हुई थी, और 1643 में इनकी सबसे पहली शादी हुई थी मैरी पॉवेल से, जो कि उस समय 18 साल की थी। तो इन्होंने एक शादी तो 1643 में मैरी पॉवेल से की हुई थी, फिर इन्होंने दूसरी शादी की जिनका डेथ हो गया था 1652 में इनका डेथ हो गया था। फिर दूसरी शादी इनकी हुई थी 1656 में, और इनकी दूसरी वाइफ का नाम था कैथरीन वुडकॉक, जिनका डेथ हो गया था 1658 में, और उन्होंने तीसरी शादी की हुई थी 1663 में, जिनका नाम था मैरी मिंशुल, ठीक है ना। तो इन्होंने 3 शादियां की हुई थी। पहली शादी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी पहली शादी किससे हुई? तो इनकी पहली शादी हुई मैरी पॉवेल से, और फिर कब की इन्होंने? तो 1643 में की। सैलो प्लेजर लविंग गर्ल, बहुत ही मतलब एक प्यारी सी बच्ची 18 साल की थी, द डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉवेल एंड ऑक्सफोर्डशायर कैवलियर और रॉयलिस्ट। दिस मैरिज वाज अ फेलियर। शादी तो की इन्होंने, लेकिन इनकी शादी फेलियर रहा, इनकी शादी टिकी नहीं, और इनकी शादी नहीं टिकी, इनका डाइवोर्स हो गया।
और इस डाइवोर्स के बाद इन्होंने 1644 में इन्होंने लिखा एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका, ठीक है ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जानी जाती है, इनका प्रोज वर्क है ये। 1644 में इन्होंने लिखा अपने डाइवोर्स के बाद, जब इनकी वाइफ मैरी पॉवेल इनको छोड़ करके चली गई, क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी और मिल्टन की ज्यादा थी। In 1644, he wrote Areopagitica, which is an address to Parliament for freedom of the press। तो ये जो है डायरेक्ट पार्लियामेंट को के ऊपर एक प्रहार था कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, कि लोगों को बोलने का जो है बोलने का पूरा फ्रीडम दिया जाए, वो अपनी बातों को अच्छे से रख पाए दूसरों के सामने। इन 1649 मिल्टन्स आइकोनोलॉस्ट, जिसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, तो 1649 में मिल्टन ने अपना जो है आइकोनोलॉस्ट एक इन्होंने प्रोज अपना पब्लिश किया। डेमोलिस्ड द फिल्मी आर्ग्यूमेंट ऑफ द आइकॉन बेसिल के रॉयल इमेज, इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने मतलब पूरा प्रहार किया प्रेस पर, कि पूरा मतलब प्रेस पर प्रहार किया। इन्होंने चर्च के हर नियम और कानून पर अपना जो है अपनी अपनी प्रोज से इन्होंने प्रहार किया, कि लोगों को जो है बहुत क्लियर रहना चाहिए धर्म को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर के, बहुत क्लियर रहना चाहिए, और जो कुछ भी वो बोलना चाह रहे हैं, जो भी उनकी अपनी ओपिनियन है, जो भी राय है, उसे खुल करके वो व्यक्त कर सके, लोग अपना व्यक्त कर सके। इसके लिए उन्होंने बहुत उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, जैसे उनका एरोपेजिटिका हो गया, आइकोनोलॉस्ट हो गया, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने कई चीजें लिखी। आगे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इन 1649 ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ। 1649 में इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी इनको बना दिया गया। अच्छा, एक और बात है, जो आपकी मिल्टन थे वो 8 से ज्यादा भाषा मतलब उनको भाषा आती थी, और मिल्टन ने ऐसा खुद भी कहा है कि मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैं कब मतलब 12 बजे के पहले सो गया हूं। मतलब बहुत बड़े विद्वान थे मिल्टन, बहुत पढ़ाकू थे, बड़े मतलब एक अच्छे स्कॉलर थे, और जिनको पढ़ने का बहुत मन करता था, है ना, और वो 8 से ज्यादा लैंग्वेज जानते थे। तो इसलिए उनको 1649 में इनको फॉरेन सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ में नियुक्त कर दिया गया। He lost the sight of one eye in 1650। अच्छा, 1650 में 1652 में तो पूरे अंधे हो गए थे, लेकिन 1650 में मतलब इनकी एक आंख की जो है रोशनी चली गई। He did not care for the warning of the doctors, और डॉक्टर्स इनको वार्न करते रहे कि आप बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी who advised him to take rest, but he did not care and work laboriously in writing the defense of the English people। और इन्होंने अपने एक आंख के खराब हो जाने के बावजूद भी इन्होंने जो है डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल इन्होंने लिखा। दिस वर्क रिजल्टेड टोटल ब्लाइंडनेस, ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कब ब्लाइंड हुए, तो इनका ये 1652 में ब्लाइंड हो गए टोटल, और उनकी एज उस समय 1644 सॉरी उनकी एज उस समय 44 साल की थी, ठीक है ना, 44 साल की थी। नेक्स्ट 1649 in 1649 in support of the execution of King Charles I, he wrote his first political tract, Tenure of Kings and Magistrate। 1649 में इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के एसिनेशन के बाद से, क्योंकि ये क्रॉमवेल के बड़े फैन थे, क्रॉमवेल का ये बड़ा साइड लेते थे, तो जब जो है चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हुई तो इन्होंने उस समय लिखा, 1649 में लिखा, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। In Feb 1652, he became blind. His first wife, Mary Powell, died on 5 May 1652. She had borne him 3 daughters, Annie, Mary and Deborah। तो 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो गए, और इनकी वाइफ का डेथ भी मतलब 5 मई 1652 में हो गया। She had borne him 3 daughters, और इनकी 3 लड़कियां हुई, एनी, मैरी एंड डेबोरा, और जो लास्ट इनकी डॉटर का नाम था वो था डेबोरा, और डेबोरा के जन्म के तुरंत बाद ही इनकी डेथ हो गई थी कुछ इन्फेक्शन की वजह से। द ओनली मेल चाइल्ड जॉन डाइड इन इन्फेंसी इन 1651, और इनका एक बेटा था जॉन, जिसकी डेथ हो गई थी 1651 में। There appeared defensio regia pro Carlo I, which was an attack upon the Puritans
It was in Latin and written by Salmasius, a Dutch professor at Leiden. तो देखो प्योरिटन पर एक अटैक हुआ था, एक बुक आई थी प्योरिटन पे जिसे लिखा था सल्मेसियस ने, जो कि एक डच प्रोफेसर थे लीडन में। तो एक उन्होंने बुक लिखा था डिफेंसियो रेजिया प्रो कार्लो फर्स्ट, ठीक है, प्योरिटन के ऊपर एक मतलब एक अटैक था, लेकिन मिल्टन ने भी इसका रिप्लाई दिया। मिल्टन रिप्लाइड इन हिज मैग्निफिसेंट डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो। तो मिल्टन ने इसके लिए मतलब इसके एक रिप्लाई में लिखा, इन्होंने मिल्टन ने लिखा डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो। एंग्लिकैनो यानी कि ये 1653 में ये पब्लिश हुआ था। The Defensio was the last work that Milton saw, और ये जो है उनका एक मतलब अंतिम था, यानी कि जब मिल्टन देख पा रहे थे तब का ये एक उनका लास्ट वर्क था, द डिफेंसियो। ब्लाइंडनेस फेल अपॉन हिम एर इट वाज फिनिश्ड, और ब्लाइंडनेस फिर वो अंधे हो गए, यानी कि उनका लास्ट जब वो देख पा रहे थे तब उनका लास्ट ये वर्क था क्या, डिफेंसियो, ठीक है, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकैनो, जो कि एक जो है मतलब ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ था। The scene in Paradise Lost where Eva comes weeping to Adam seeking peace and pardon is probably reflection of a scene in Milton's own household. Scene in Paradise Lost, तो जो Paradise Lost का जो सीन है where Eva comes weeping to Adam seeking peace and pardon is probably reflection of a scene in Milton's own household. तो ईवा आदम का जो सीन था जिसमें ईवा बहुत परेशान थी, आदम के पास में वो रो करके आती है, तो कुछ चीजें जो पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने लिखी हुई हैं, कुछ थीम है वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से उन्होंने भी रिलेट किया हुआ है। जैसे कि आपकी पैराडाइज लॉस्ट में भी है, कुछ ऐसे थीम है उनके जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट किया है। 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक, और 1656 में 3 शादियां हुई थी, पहली हुई थी 1643 में, दूसरी हुई थी 1656 में। तो इन्होंने 1656 में इन्होंने शादी की कैथरीन वुडकॉक से। बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड इन 1658, और हाँ एक बच्चा भी हुआ था बट दोनों की डेथ हो गई थी 1658 में। For the third time in 1663, the poet married Elizabeth Minshall, a lady 30 years younger than himself. और 1663 में इनकी जो मतलब शादी हुई वो हुई एलिजाबेथन मिंशल से, जो कि उनसे खुद 30 साल की क्या थी, बड़ी थी, 30 years, ठीक है ना। चलिए, Before writing Paradise Lost, Milton thought of writing on a King Arthur, but later on he decided to write on the fall of man. अच्छा, पैराडाइज लिखने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो किंग आर्थर के बारे में कुछ लिखेंगे, ठीक है ना, बट लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू राइट ऑन द फॉल ऑफ मैन। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो फॉल ऑफ मैन यानी कि आदम एंड ईवा की स्टोरी लिखेंगे। इट रिजल्टेड इन पैराडाइज लॉस्ट व्हिच वाज फिनिश्ड इन 1665। After 7 years labor in darkness, he started writing it in 1658. He got it published in 1667. देखो इसमें बड़ी स्टोरी है। पहले तो पैराडाइज लॉस्ट was divided into 12 parts. अच्छा, फर्स्ट पार्ट was फर्स्ट यानी कि जब केवल 10 ही बुक थी जब पब्लिश हुआ था। जब पैराडाइज लॉस्ट पहली बार पब्लिश हुआ था तो उसमें केवल 10 बुक थी, और जिसे पब्लिश किया था 1667 में। तो स्टार्ट कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको डेट बताने जा रही हूँ जो राइट करिएगा आप। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट को लिखना स्टार्ट किया गया था 1658 में, और लगभग 7 सालों के बाद इसे पूरा किया गया। तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ 1665 में, और इसे पब्लिश किया गया, पहला पब्लिकेशन हुआ पैराडाइज लॉस्ट का 1667 में, ठीक है। और ये पहला पब्लिकेशन था जिसमें केवल 10 बुक्स थी, लेकिन फिर इसे पब्लिश किया गया दोबारा 1674 में, और जिसमें टोटल आपकी 12 बुक्स थी। टोटल कितनी बुक्स थी, 12 बुक्स थी। तो 7 सालों के बाद जो है इन्होंने अपना बुक कंप्लीट किया 1665 में, जिसमें जो है ही स्टार्ट राइटिंग 1658, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो टोटल वही चीज है। आगे आते हैं। Originally, Paradise Lost was divided into 10 books, but afterwards it was divided into 12 books. तो पहले ये इन्होंने लिखा था केवल 10 पार्ट में। फिर ये 1674 याद रखिएगा कि जो Paradise Lost का सेकेंड पब्लिकेशन हुआ था
वो 1674 में हुआ था, जिसमें टोटल आपकी 12 बुक्स थी। द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज सोल्ड टू सैमुअल साइमंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ 5 पाउंड्स। कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की कॉपीराइट जो है बेच दी गई थी सैमुअल साइमंड्स को, कितने के लिए? 5 पाउंड्स के लिए। और इसका थर्ड एडिशन जो आया था, जो कि 1674 में appeared after the poet's death 1678 में। अच्छा, इनका जो थर्ड एडिशन आया था वो डेथ के बाद आया था मिल्टन के, लेकिन तैयार किया गया था 1674 में। द पोएट्स विडो यानी कि एलिजाबेथन मिंशुल सोल्ड द राइट टू साइमंड्स फॉर द 8 पाउंड्स। और इनका थर्ड एडिशन जो है, इनकी पत्नी एलिजाबेथन मिंशुल ने भी सैमुअल जॉनसन को क्या कर दिया था? बेच दिया था। कितने के लिए? 8 पाउंड्स के लिए। The amount was only 28 pounds for such a great word, यानी कि जो अमाउंट मिला हुआ था मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट का, वो टोटल 28 पाउंड्स मिले हुए थे। At Thomas Elwood's suggestions, but what hast thou to say of a paradise found? Milton wrote the second part of the epic Paradise Regained in 1671 in 4 books। अच्छा, इनका जो है सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये 2 बुक्स आई थी साथ में 1671 में, जिसे हम ट्विन सिस्टर भी कह सकते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि से किस बुक को, मिल्टन की किस बुक्स को हम ट्विन सिस्टर कहते हैं? तो पैराडाइज रीगेन जो कि 1671 में आया हुआ था, और इसी के साथ इन्होंने पब्लिश किया हुआ था सैमसन एगोनिस्ट, जो भी आपका 1671 में हुआ था। ठीक है ना। पैराडाइज रीगेन्ड में टोटल आपकी 4 बुक्स हैं, याद रखिएगा इसको। 1671, his last important work, Samson Agonist, the most powerful dramatic poem in the Greek model appeared। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोम है, मैं आपको पढ़ाऊंगी इसे, छोटी पोम है, मैं पढ़ाऊंगी इसे जरूर आपको। तो 1671 में सैमसन एगोनिस्ट जो है इन्होंने पब्लिश किया हुआ था, बहुत ही पावरफुल पोम है इनकी, और ये लास्ट वर्क है, ये लास्ट वर्क है इनका मिल्टन का 1671 में सैमसन एगोनिस्ट। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मिल्टन का लास्ट वर्क क्या था, तो मिल्टन का जो लास्ट वर्क था वो था सैमसन एगोनिस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड। ठीक है ना, जो कि आपके पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल पैराडाइज रीगेन्ड है। Milton left his estate by will to his third wife Elizabethan Minshall, but the 3 daughters contested the will। और मिल्टन ने उनकी जो अपनी संपत्ति थी वो अपनी वाइफ एलिजाबेथन मिंशल के लिए वो छोड़ करके गए थे, लेकिन बाद में उनकी जो अपनी बेटियां, 3 बेटियां थी, एना, मैरी, डेबोरा, उन्होंने उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लिया, तो थोड़ी थोड़ी चीजें सबको मिली बाद में। John Milton was born in Bread Street, London on 9th December 1608, the son of composer John Milton and his wife Sarah Jeffrey. His father, the elder Milton, was noted for his चलिए, तो गाइज यहाँ पर मिल्टन की बायोग्राफी होती है कंप्लीट। इसके बाद हम मिल्टन से करेंगे कुछ क्वेश्चंस, थोड़ा सा इनसे रिलेट कर ले हम लोग कि इनका जो बायोग्राफी है और इनका जो पोम है इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर एक एक करके इनकी जो इंपॉर्टेंट पोम्स है मैं आपको डिटेल्ड उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगर इस वीडियो को आप पसंद आया, मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।